नमस्कार मित्रों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे कि जितने भी साइकोलॉजी के पेपर है उनका रिवीजन चल रहा था, उसी श्रृंखला में ये आज का वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। निम्नांकित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण औद्योगिकी का उदाहरण है? सूचना और संप्रेषण का औद्योगिकी उदाहरण कौन सा है? ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ईमेल, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया? यानी ये जो परिभाषा है ये किसकी है? तो ये है रॉबर्ट एम गेने की। एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो जो परिभाषाएं इसमें आ रही है वो आप या तो किसी पेपर में उतार लें, उसको नोट कर लें, ताकि उससे क्या होगा कि उन परिभाषाओं को 3 से 4 बार दोहराने पर आपकी एक भी परिभाषा बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि 30 में से 2 या 3 तो परिभाषाएं आएगी ही आएगी। और अगर आप इसका रिवीजन 2-3 बार करते हैं तो आपके वैसे भी सिलेबस का पूरा रिवीजन 2-3 बार हो जाएगा। तो आपके 25 से 28 के मध्य प्रश्न ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। जब इतने प्रश्न आपके सेकंड पेपर में सही होते हैं तो आपका जो बेस है, आपकी जो मजबूती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत एक अनुप्रयोग है। यानी कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो इसकी बात कर रहा है? तो वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता। यानी शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप है, उसके प्रणेता कौन है? तो उसके प्रणेता है ग्लेसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। उसके बाद कि फैम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 एच गार्डनर इसके रचयिता। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल पुस्तक की रचयिता हैं एच गार्डनर। अगला प्रश्न है, सिमुलेशन सोशल स्किल्स टीचिंग SST जो कि शिक्षक के व्यवहार को परिमार्जित करने की एक तकनीक है, इसके प्रणेता कौन है? तो इसके जो प्रणेता है वह है क्रुकशेंक। इसके प्रणेता कौन है? क्रुकशेंक। फिर अगला प्रश्न है कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संगठक की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत किसकी देन है? तो इसका आंसर होगा डेविड पी आसुबेल। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संगठक अवधारणा से संबंधित सिद्धांत है डेविड पी आसुबेल। ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? अस्थायी के रूप में जो जानी जाती है वह जानी जाती है रैम। ऑप्शन नंबर 1 रैम। इसका पूरा नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। प्रोम और ई प्रोम ये रोम के ही भाग है। तो अस्थायी मेमोरी की बात हो रही है तो अस्थायी मेमोरी है रैम। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ZPD की जो अवधारणा दी गई है वह है ऑप्शन नंबर 1 LS वाइगोत्स्की। केवल वाइगोत्स्की भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका पूरा नाम LS वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म को छांटना है, जहाँ नहीं लिखा हुआ हो उसको भी ध्यान से देखना है। आपको ये चीज़ बहुत बारीकी से देखनी होगी। पहला है जीन पियाजे, संज्ञानात्मक रचनावाद है, बिल्कुल सही है। फिर है जे ब्रेन्सफोर्ड, ये है एंकर्ड अनुदेशन, ये भी सही है। BF स्किनर, ये एक व्यवहारवादी है, इन्होंने व्यवहारवाद का वो दिया था, ये भी सही है। LS वाइगोत्स्की व्यक्तिगत रचनावाद, ये सही नहीं है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये असंगत है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? या फिर देखिए, नहीं लिखा हुआ है, नहीं आता है, तो वह है स्पीयरमैन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 वह उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी
केटल एवं हॉर्न का सिद्धांत आता है, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आता है और जेनसन का सिद्धांत भी आता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन में होती है? तो ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, इसलिए इसको आपको नहीं देखना है। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर में जो उपयोग किए जाते हैं, अब इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से पढ़ना है कि कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण की बात कर रहा है। उपकरण जितने भी होंगे वह सब हार्डवेयर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, जितने भी उपकरण होंगे वो सब हार्डवेयर कहलाएंगे। सीपीयू भी है, परंतु ये सभी उपकरणों की बात कर रहा है, तो सीपीयू के अलावा इसमें कीबोर्ड भी आएगा, तो वो नहीं आए, इसलिए हमें हार्डवेयर ऑप्शन बिल्कुल सही करना है। एक आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वह है लिंकर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया वह दिया गया है, एक तो जीन पियाजे बोल सकते हो, ठीक है, और एल कोहलबर्ग, इन दोनों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि 1 और 2 3 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं, मनोवैज्ञानिकों के। पीटर सोलोवी है, जॉन मेयर है और डेनियल गोलमैन है, यानी ये तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? तो व्यवहारवादी, हम वाटसन को वैसे भी व्यवहारवादी कहते हैं क्योंकि इसने व्यवहारवाद की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो जीवन क्षेत्र की जो अवधारणा दी है, ऑप्शन नंबर 2 कर्ट लेविन ने दी है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आपको ये स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो आप इसकी डीपी चेंज कर सकते हैं, इसका रेजोल्यूशन चेंज कर दें, 240 से 360 कर दें, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो वह है सिगमंड फ्राइड। महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करता है वह कौन है? सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? तो जब हम स्कूल जाते हैं तो शिक्षा सभी तरह से मिलती है, पढ़ाई से मिलती है, खेल से मिलती है, वहाँ के व्यवहार से मिलती है, तो विशेष भूमिका किसकी है? विद्यालय भवन की भी है, खेल के मैदान की भी है, पुस्तकालय की भी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सभी की विशेष भूमिका है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव की रूप विशिष्टीकृत होती है? कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन और तर्कना के उद्भव के रूप विशिष्ट होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक संक्रियात्मक। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भ्रांति भूमिका भ्रांति संभ्रांति की विशेषता घटित होती है? तो वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था बिल्कुल सही है। अगला है, किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? वह कहलाती है स्कैफोल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वह यह कि निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? अब देखिए, वहाँ असंगत बता रहा था, यहाँ सही रूप से है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो सही रूप से क्या है? चारित्रिक भावात्मक परिक्षेत्र, चारित्रिकरण भावात्मक परिक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निर्देशित परामर्श को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो निर्देशित परामर्श को किसकी संज्ञा दी जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 परामर्शदाता केंद्रित परामर्श की शिक्षा संज्ञा दी जाएगी, आदेशात्मक परामर्श की संज्ञा दी जाएगी, समस्या केंद्रित परामर्श की संज्ञा दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, शिक्षण का प्रारूप हो सकता है
शिक्षण का प्रारूप कैसा होगा, कैसा हो सकता है? तो प्रशिक्षण है, अनुबंधन है, अनुदेशन एवं प्रतिपाद्यकरण है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। एन फ्लेंड्रस द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक को परिमार्जित एवं बेहतर बनाने हेतु किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है शाब्दिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अनुभव शंकु, हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनुभव शंकु किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वह किया गया एडगर डेल। ऑप्शन नंबर 2। श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत कौन करता है? अनुभव शंकु करता है। इसका प्रारूप किसने दिया? तो वह दिया एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब हमें असत्य कथन को छांटना है। पहला है अधिगम एक प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, ये गलत है। अगला और देख लेते हैं, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, ये भी सही है। अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2, इसमें जो असत्य कथन पूछ रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 में है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को किसके संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए? यानी अधिगम को अगर प्रभावी बनाएंगे तो किसके संदर्भ में अर्थपूर्ण होगा? पाठ्यक्रम या उद्देश्य नहीं, बौद्धिक विचार नहीं, दूसरों के स्तर से नहीं, विद्यार्थी की आवश्यकताएं उद्देश्य। ये बिल्कुल सही है। हमें वो ऑप्शन छांटना है जो सबसे बेस्ट हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य आंसर बिल्कुल सही है। इनकी मुख्य विशेषता है कि ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसकी मुख्य जो विशेषता है वे क्या है? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। बाकी भी देख लेते हैं। शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है, नहीं। प्रत्यक्षीकृत कौशलों की अपेक्षा करता है, नहीं। थकान के कारण परिवर्तित होता है, नहीं। हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, इसको डिलीट कर दिया है। इसके अगले की बात करते हैं, इसे भी डिलीट कर दिया गया आरपीएससी द्वारा। पर इसका सही ऑप्शन हम देख सकते हैं कि प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? नकारात्मक जो है वह जाना जाता है स्वभाव हस्तांतरण के नाम से। अगला है, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? अब ये फिर देखिए, नहीं है पूछ रहा है, हमें इस चीज को अंडरलाइन करना है कि नहीं है। तो पहला सामाजिक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, क्योंकि सामाजिक नहीं है। संज्ञानात्मक भी है, मनोगत्यात्मक है और भावात्मक भी है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से किसको छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है? तो मूल्यांकन के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा? विद्यार्थी की दक्षता, इसको ध्यान में रखना होगा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। विद्यार्थियों की अधिगम शैली को ध्यान में रखना होगा। विद्यार्थियों की आदतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? इस प्रकार की जो रक्षा युक्ति कहलाती है वह कहलाती है प्रक्षेपण। परीक्षार्थी खुद का दोष दूसरों पर मढ़ देता है, वह कहलाता है प्रक्षेपण। अगला है, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवेग की प्रकृति के विषय में, संवेग के लिए पूछ रहा है। देखते हैं, विभिन्न बालकों के संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, सही नहीं है। संवेग स्थायी होते हैं, ये भी गलत है। संवेगों की अभिव्यक्ति की अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। संवेगों को जो है उसकी जो अभिव्यक्ति है वह अधिगम द्वारा परिवर्तित हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है। किशोरावस्था किसकी है? तो 10 से 19 वर्ष ये किशोरावस्था है। किशोरावस्था कब आती है? 10 से 19 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए 10 से 14 तो 14 नहीं होगा, 10 से 12 से 18 नहीं है, अपने को 10 से WHO देता है 10 से 19 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है,
कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है। विकासात्मक समस्या की बात पूछ रहा है तो नहीं है। विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये इसकी समस्या नहीं है। बाकी देख लेते हैं। माता पिता के साथ समायोजन किशोरावस्था की समस्या है। मनोदशा, मूड का अत्यधिक परिवर्तन, ये भी किशोरावस्था की विशेषता है, समस्या है। और समुदाय के साथ समायोजन की कठिनाई, ये भी इसकी समस्या है। अगला है पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है। तो 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसे कहा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। अधिगम के लिए जो सर्वाधिक प्रभावी जो है वह है विलंबित अनुबंधन। सर्वाधिक प्रभावी विलंबित अनुबंधन। इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। फिर देखिए नहीं है पूछ रहा है तो हमें इस पर ध्यान देना है। आकृतिकरण है, पुनर्बलन है, विलोपन है, अनुकरण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आरपीएससी ने डिलीट माना है। इस प्रकार से हमने आज और अध्ययन किया है। हम लगातार ये वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी ग्रुप हैं पढ़ाई के लिए उसमें आप शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले। आरपीएससी के लगभग 1200 प्रश्न आपको मिलेंगे जो पिछले कई एग्जाम में आ चुके हैं। 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं वो आ चुके। ये रेट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।